बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम हमेशा से बात करते हैं और कोशिश ये होती है कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को न सिर्फ उजागर किया जाए बल्कि जो आला हुकाम है, ख़ासतौर पर वफाक में जो लोग बैठे हैं, उनकी तवज्जो मबजूल कराना है कि गिलगित बल्तिस्तान अभी भी आइनी हक़ से महरूम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वहाँ पर इक़्तिदार में आ चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम जमातों ने कोशिश की कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बना दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी तौर पर ये जो तमाम तर प्रोजेक्ट था ये उसकी नज़र हो गया। तमाम तर वहाँ पर जो प्रोजेक्ट आगाज़ हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जितने भी मंसूबों का आगाज़ किया वो भी सियासत की नज़र होते चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बना सकेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दीगर वहाँ के मसाइल उनको हल कर सकेगी, और वफाक जो हमेशा से कहा जाता है जी लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, उस तरह से कन्विंस नहीं कर पाते, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल पाकिस्तान का हिस्सा है और गिलगित बल्तिस्तान में अगर सैर सियाहत पर तवज्जो दी जाए, वहाँ पर टूरिज्म पॉलिसीज़ को बेहतर किया जाए तो किस तरह से पूरा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। क्योंकि दुनिया भर में हमने देखा है कि जितने भी खूबसूरत ममालिक हैं उन्होंने टूरिज्म के जरिए तरक्की की, अपनी मईशत को मजबूत किया है, तो पाकिस्तान में भी मईशत को मजबूत किया जा सकता है सैर सियाहत पर तवज्जो देकर। और साथ ही साथ तवानाई के मंसूबों पर भी बात करेंगे। इससे पहले जो सूरत हाल रही, अब क्या सूरत हाल हो सकती है, किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की दी जा सकती है, गिलगित बल्तिस्तान पर तवज्जो दी जा सकती है, वहाँ के जो नौजवान लोग हैं उनके क्या मसले हैं और दीगर इसी तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। क्योंकि आज मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है गिलगित बल्तिस्तान के सबसे पहले और साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह 2009 से 2014 तक गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला रहे और इनको एजाज़ हासिल है कि ये गिलगित बल्तिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आला थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था। अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर इक़्तिदार में है। तो ज़रा इनसे पूछेंगे सियासी तौर पर वहाँ पर क्या मंजरनामा है, क्योंकि तजुर्बा रखते हैं सियासत का भी, वहाँ पर सीएम शिप पर भी रहे हैं, तो किन किन मसाइल का सामना रहा, अब क्या वो मसाइल कुछ कम हुए हैं या चैलेंजेस किस तरह से बदल गए हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब आपको एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले सीएम आप थे गिलगित बल्तिस्तान के, तब जब आप गिलगित बल्तिस्तान के सीएम बने थे और अब जो गिलगित बल्तिस्तान है, क्या फ़र्क आपको लगता है, क्या तब्दील हो गया? आशिफ साहब आपने हमें यहाँ बुलाया, सबसे पहले तो आपका टीवी का भी शुक्रिया अदा करूँगा और हमेशा सच टीवी हमारे इलाके के हवाले से गाहे बगाहे वहाँ के मसाइल के बारे में प्रोग्राम करते हैं जिससे लोगों में अच्छा एक इमेज जाता है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं आपको बता दूँ, मैं स्टूडेंट लाइफ से पीपल्स पार्टी में हूँ और मेरा इस वक्त 44-45 साल हो गए पीपल्स पार्टी में। जब मैं पहली बार भुट्टो साहब से मिले तो हमने कुछ डिमांड्स किए, तो वो डिमांड उसी वक्त पूरा हो गया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे जहन में एक बात आया कि जी अगर हमें कुछ मिलेगा तो इसी पार्टी से मिलेगा। वो दिन आज दिन हम लोग इसी पार्टी में हैं और यकीनन जो सूबाई जो सिस्टम मिला वो भी पीपल्स पार्टी के जनाब आसफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में हमें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे एक सूबे के तर्ज पर एक कौंसिल असेंबली बनाया। उस वक़्त ये था कि 70-72 साल से ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत रहा और अचानक मुझे मतलब वज़ीर आला बनाने के बाद ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, एक उस सिस्टम को कामयाब कराने का। अगर नाकाम होते तो लोग कहते जी यहाँ सूबा चलाने के लोगों में अहलियत ही नहीं है। लेकिन शायद आपको याद होगा मेरे दौर में कुछ वाक़यात भी बहुत हुआ है जिसकी वजह से बड़ा डिस्टर्ब रहा कुछ अर्सा। हुसन सबसे पहले अताबाद लेक का हुआ, जब मैंने हल्फ लिया उसके 10 दिन बाद अताबाद, फिर वहाँ का सैलाब, फिर कोई मतलब कोहिस्तान चला में कुछ वाक़यात ऐसे हुआ जिसकी वजह से हमारा तवज्जो उस तरह नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद हमने वहाँ जो इदारे बनाए, मेरे दौर में बड़े इदारे हमने बनाए, पुलिस रिफॉर्म्स हमने दिया, मेडिकल डॉक्टरों का रिफॉर्म्स और एजुकेशन में फिर 11, 22 का इजरा मैंने कराया। और वहाँ उस वक़्त जो डिस्ट्रिक्ट थे 7 डिस्ट्रिक्ट, उन 7 डिस्ट्रिक्ट में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में शायद मेरे नोटिस में कि एक ख़वातीन पुलिस स्टेशन है जो रावलपिंडी में है, लेकिन वहाँ हमने 7 पुलिस स्टेशन बनाया ख़वातीन का, ताकि आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन का रहन सहन अलग है, पर्देदार होता है, इसलिए उनको हमने वो किया। उसके बावजूद हर ज़िले में हमने मतलब पासपोर्ट ऑफिस बनाया, वरना पासपोर्ट ऑफिस है। तो ये वो तमाम बातें, तो हमने इदारे बनाए
3 डिवीज़न में हमने तकसीम किया, और वो पहला पहल था, तो उसमें हम तरक्याती स्कीम की तरह तवज्जो इसलिए नहीं दे सका क्योंकि हम चाहता था पहले हमारे इदारे मजबूत हो, और यकीनन उसमें मैं वाहिद चीफ मिनिस्टर है कि वहाँ 5-6 चीफ सेक्रेटरी के चेंज हुआ मेरे दौर में। इसलिए हुआ कि अच्छे लोग आए, उन्होंने डिलीवरी किया। जो नीत है, जो हर माशरे में हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेसी भी होते हैं और नेगेटिव लोग भी होते हैं। मैंने इन तमाम का मुकाबला किया और एक सिस्टम बना के दिया, तो उनको बाकी जो आया उनको। बाकी हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान में एक ही इशू है, वो है आइनी सूबे की हैसियत से। अब आइनी सूबा हमें अब मिलना चाहिए। अब आप देखें गिलगित, कल ही आप स्कर्दू में प्राइवेट स्कूलों की बच्चों ने जो 23 मार्च पर जो रैली निकाला, बल्तिस्तान की तारीख में इससे बड़ा रैली कभी नहीं हुआ। और हम लोग कल भी पाकिस्तानी थे, आज भी पाकिस्तानी है और आइंदा भी इंशाल्लाह पाकिस्तान। अच्छा, मैं इस पर आता हूँ अबूरी आइनी सूबे पर। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँ हमारे व्यूअर्स के साथ भी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को लेकर बहुत सारे सवालात होते हैं व्यूअर्स की नज़र में भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहाँ के जो अवाम है वो पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने मुंतखब किया, नून लीग को भी मुंतखब किया, PTI को मुंतखब कर लिया। इस सारे टेन्योर में सियासी तौर पर आप क्या कहेंगे कि कौन से ट्रेंड्स हैं जो पहले थे और अब तब्दील हो गए? अब सियासी तौर पर कौन कौन से ट्रेंड्स बदले? एक्चुअली मैं आपको बात बता, हमारे दौर में कुछ स्कीमें हमने जारी किया, तो मेरे बाद जो वज़ीर आला बना उन्होंने ये काम किया कि हमारे जो स्कीम थे उसको उन्होंने डिलीट किया, और वही आज PTI कर रहा है। मैं इसके बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। अगर हमारे दौर में अगर स्कीम को देखना चाहिए था, अगर अच्छे थे तो उसको जारी रखता, नहीं था तो उसको चेंज करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब मेरे दौर के जो अब ये हुआ, मेरे दौर के जो प्रोजेक्ट है उस पर हाफिज़ साहब तख्तियाँ लगाते रहा। जब हाफिज़ का दौर ख़त्म हुआ, अभी PTI वाले उस पर तख्ती लगा रहे हैं। वहाँ तो शार्ट मौसम है, सीज़न की वजह से एक प्रोजेक्ट 2-2 साल 3-3 साल के बाद मुकम्मल होता है। तो उस वक़्त और इसमें अभी ये है कि अभी लोगों में अब जो हमारा ये है कि मेरे बाद जो हाफिज़ साहब ने मतलब वहाँ पैसे बहुत लाए, ठीक है, तो वो उन चक्करों में रहा, और मैं सिस्टम को कामयाब कराने के मैंने कामयाबी की, तो ये लोग आगे बढ़ सका। तो अभी जो वज़ीर आला आया है, शरीफ इंसान है, अभी इनके पर हम ये बात इसलिए नहीं कर सकते। टोटली इन्होंने इजलास 1 या 2 इजलास किए हैं, अभी उनकी कारकर्दगी। हाँ, एक बात है, अगर खुर्शीद साहब यकीनन हमारी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा, जो उमूर कश्मीर में ने जो इंतहा के तौर पर, आपको मैं एक बात बता दूँ, खपुलू में उसने 4 डिग्री कॉलेज का ऐलान किया, लेकिन खपुलू में अभी तक एक इंटर कॉलेज के अलावा और कॉलेज है नहीं। तो उसको पहले चाहे था उस इंटर को डिग्री करा, तो उन्होंने इलेक्शन के लिए वो कुछ बताया जो इनकी वज़ीर आज़म की बस की बात नहीं है, वो बनाया। आप मुझे बताया खपुलू में एक डिग्री कॉलेज नहीं, तो उसके ऊपर 3-4 उसने कहा, और कहा जी आप हमें वोट दे दो, हम आपको उसी हिसाब से आपको दे देंगे, तहसील दे देंगे, सब डिवीज़न सब हवाई हो गए। वो काम बताना चाहिए आदमी को। लेकिन पीपल्स पार्टी और PTI में बड़ा फ़र्क है। पीपल्स पार्टी का बड़ा जद्दोजहद है। पीपल्स पार्टी के दौर में भुट्टो साहब ने बड़े इस्लाहात किए, फिर उसके बाद बीबी साहिबा ने वो किया, पहली बार बीबी साहिबा ने वहाँ पर जमाती इलेक्शन कराए। तो पीपल्स पार्टी एक ऐसे पार्टी, जब भी मेरा ये चैलेंज, जब भी फेयर इलेक्शन होगा पीपल्स पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, इतना सिस्टम को बेहतर किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इतने जद्दोजहद की, उसके बावजूद फिर उसके बाद नून लीग इक़्तिदार में आ गई, GB में, अब PTI आ गई, तो वहाँ के लोग फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा क्यों नहीं मुंतखब कर रहे? नहीं, इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ आजकल ये देखता है किसी मरकज़ में, इसके लिए एक हल है। वो हल ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होना चाहिए, तब पता चलेगा लोग। वरना तो आपको पता है हमारा इलेक्शन कमिश्नर रिकॉर्ड पे मौजूद है, उसने कहा था कि कोई भी स्टेक होल्डर जिनके पास इख्तियारात है उस इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो वो इलेक्शन कमिश्नर इतना कमज़ोर निकला। उसके बाद कि अब उन्होंने बहाना किया जी बिलावल आया और मरियम साहिबा आए, तो बात यह है उनके पास तो कोई पेट फेलो था ही नहीं, उनके पास कोई पेट फेलो नहीं था। लेकिन जो वहाँ मिसाल जुल्फी बुखारी आया, मुराद सईद, जितने वज़ीर थे इनके वो सब वहाँ आया। इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो अहकामात है उसको उन्होंने रोनते हुए
वहाँ पर जो धांधली किया वो सबके सामने है। इधर ये लोग कहते हैं जी हम धांधली को ख़त्म करेंगे, लेकिन अमली तौर पर जो धांधली का जो मास्टरमाइंड है वो पीटीआई है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में क्या चैलेंजेस थे? क्या वो चैलेंजेस अभी भी वही हैं या चैलेंजेस तब्दील हो गए हैं? नहीं, मैंने आपको कहा ना, मेरे दौर में सबसे पहले तो ये अताबाद का बड़ा वाक़या हुआ, आपको पता है। उसके बाद 9 में ये हुआ, फिर 10 में आपको पता है सैलाब पूरे पाकिस्तान को लेके गया उसमें। तो उस वक्त कुछ मतलब चलास और उधर कुछ फसादात कराए, लोगों को मारा, शिया लोगों को। लेकिन उसमें यह है कि मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैंने कोशिश किया। पहली बार गिलगित में मैंने अमन कमेटी बनाया और मस्जिद बोर्ड बनाया, और पहली बार वहाँ 2 खतीब अहले सुन्नत के जनाब काजी निसार साहब और तहशी के जनाब आगा राहत को मैंने एक टेबल पर रखा। वो तमाम कोशिश की वजह से अभी गिलगित बल्तिस्तान में अमन है। अच्छा, अबूरी आइनी सूबे की अब ज़रा बात कर लेते हैं। किस तरह से ये मरहला शुरू हुआ और अभी तक वो मसला हल नहीं हो पाया? क्यों नहीं मिल पा रही गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी है? एक्चुअली ये शुरुआत तो पीपल्स पार्टी ने किया। आपको पता है ना, पहला ये जो अभी जो वज़ीर आला बना है तो ये पैकेज पीपल्स पार्टी ने दिया था और उसको हम पहला सीढ़ी समझता था। और यकीनन हम अगर मैंने बल्कि कई जगहों पर मैंने कहा जी ये अगर सिस्टम देगा तो पाकिस्तान पीपल, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं बने। फिर नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, उस पर भी नहीं। अब आके अबूरी सूबे के लिए करारदाद, मुश्तरकत करारदाद असम्बली से पास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून, फजल रहमान ग्रुप और मेरे जहाँ तक आज़ाद तो और कोई उसमें है ही नहीं है। तो इन तमाम जमात के जो लीडर हैं उन्होंने मुत्तफ़िक़ है कि वो करारदाद पास किया। उसमें कुछ डिमांड है कि सेनेट में हमें नुमाइंदगी और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी और वहाँ का सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम डिमांड हमने किया है। अब देखते हैं, अब ज़ाहिर है इसमें तो सब, अगर ये करारदाद पास ना होता तो यकीनन ये आगे नहीं जाता, लेकिन इस पर तमाम पार्टी मुत्तफ़िक़ है और उन्होंने एक करारदाद पास किया। उस पर अभी सुनने में आया, क्योंकि वज़ीर आला ने मुख्तलिफ़ जगहों पर दौरे में यही कहा है कि जी हम इसको अबूरी सूबा देंगे। फिर उसके बाद लोग ये समझते हैं कि खुसूसन हमारे कश्मीर के जो लोग कहते हैं जी इससे कश्मीर काज को नुकसान पहुँचेगा। इनकी बात उस वक़्त तक तो ठीक था जब तक मोदी ने उस कश्मीर का हैसियत बरकरार रखा था। अब जम्मू कश्मीर की हैसियत मोदी ने ख़त्म कर दिया। करने के बाद जिस मकसद के लिए हमें रखा गया वो मकसद तो ख़त्म हो गया। इसी तरह हमें तवक्को ये था कि इमरान खान भी जुर्रत करके फ़ौरन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अलग अलग सूबे का ऐलान करते, लेकिन वो कर नहीं सके। लेकिन अब मुझे लगता है इंशाल्लाह हमें अबूरी सूबा ज़रूर मिलेगा। ठीक है मेहदी साहब, मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने के शुक्रिया। शाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईनी सूबा बनवाने में कामयाब हो जाती है तो उसका क्रेडिट फिर पीटीआई को जाएगा या तमाम जमातों को कलेक्टिवली जाएगा? अगर देखो असेंबली से सिर्फ पीटीआई करारदाद पास करता तो नहीं होता ना, मुत्तफ़िक़ा हुआ है तो उसमें क्रेडिट पीपल्स पार्टी को भी जाएगा, नून को भी जाएगा और वहाँ फजल रहमान ग्रुप का एक मेंबर है उसको भी जाएगा, क्योंकि तमाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर वो किया है। ठीक है ना जी। तो क्रेडिट जो है ना जी वो तो हमारे असेंबली को जाए जो जिन्होंने मुश्तरका वो किया है। लेकिन अगर इमरान साहब अगर अबूरी को छोड़ के फुल सूबा बनाए तो ये क्रेडिट उसको जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अबूरी आईना सूबा बनाने के साथ साथ मजीद कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात दरपेश आएंगे? सर, इन्होंने सबसे पहले तो मैं समझता हूँ सियासी तौर पर इसने जितने उनके उम्मीदवार थे, जितने आज़ाद रुकन उनमें शामिल हुए, जबकि सिंगल मेजॉरिटी उनका ज़रूर था, लेकिन हुकूमत बनाने की पोजीशन उस वक्त हुआ जब 8 आज़ाद उम्मीदवारों ने उसमें उनके पार्टी ज्वाइन किया। ठीक है जी, पार्टी अब आप देखें दुनिया में कहीं नहीं है
सीनियर 2 वजीर बनाए हैं इन्होंने, दुनिया में कहीं नहीं है। इन्होंने इस असेंबली को और इस सिस्टम को इतना मजाक बनाया। अब आप देखें वज़ीर आला सब जब कहीं बाहर जाएगा तो कौन सा वजीर जो है ना कायम मुकाम वज़ीर आला बनेंगे, नंबर 1 वाले बनेंगे या नंबर 2, ये एक मजाक इन्होंने। और उन्होंने तकरीबन मेरे जहाँ तक जो हारे PTI के टिकट पे उनको भी उन्होंने पेट फेलो दिया, जबकि नहीं देना चाहते इनको। असेंबली मेरे दौर में असेंबली बड़ा कैबिनेट बड़ा मुख्तसर था, और फिर उसके बाद उसको हुजूम को बढ़ाया नून लीग। अभी उन्होंने PTI ने मतलब हर एक के उस पर उन्होंने वज़ीर और मुशीर और एडवाइज़र बनाया, जिससे काम क्या चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजूहत हैं? अब जैसे पाकिस्तान में जब वफाक में इनकी हुकूमत आई थी तो PTI कहते थे जी तजुर्बा नहीं था। अभी बहुत सारे लोग भी ये बात करते थे, तज्ज़ियाकार भी ये बात करते थे जी तजुर्बा ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना रहा। अभी वफाक में तजुर्बा ले चुके हैं तकरीबन, तो गिलगित बल्तिस्तान में भी फिर ये सब कुछ नहीं। देखिए अभी तक वफाक में तजुर्बा हासिल नहीं किया, ये खुद वो करते हैं। जब देखो ना कंटेनर पर बैठ के बात करना और है, वज़ीर आज़मशिप पे कुर्सी पर बैठ के काम करना और है। उसने सोचा था, देखिए आप खुद देखे कि वहाँ कंटेनर पर उसने बिले जमाया, जला दिया, बहुत सारे हरकत उन्होंने किया। आप इनसे पूछते हैं तो कहते हैं जी मेरे साथ सही टीम नहीं था। वाकई इमरान खान साहब की बात सही है, क्योंकि इनके इर्द काब लीग के लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, और पीपल्स पार्टी जो छोड़ा है वो जो जितने भी लौटे हैं वो उनके इर्द गिर्द है। तो यकीनन इसके पास टीम, भाई अगर आपके पास टीम नहीं तो टीम आप बना सकते हैं, लेकिन ये करता हुआ कुछ नज़र। अभी आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ये जो सूरत हाल है, ये हफीज़ शेख हारने के बाद हफीज़ शेख जिस इदारे का आदमी है वो भी इनको मसले में डालेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान अभी देखो ना, आप देखें आए दिन बेरोज़गारी, आए दिन मतलब महंगाई, तो कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? देखो लोगों को आपको एटमी ताकत या दूसरा होने से फ़र्क नहीं, उसका चूल्हा जलना चाहिए। एक गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जाए वो क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा। इस वक्त आप देखें कितने हालात ख़राब है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में भी यही सारी सूरत हाल है, बेरोज़गारी वहाँ पर भी इसी तरह से है। वहाँ पर तो लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, पूरे पाकिस्तान की निस्बत गिलगित बल्तिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। सर पढ़े लिखे तो है, लेकिन उनको नौकरी के मौके मिलेंगे वो उसी तरफ आ रहा हूँ कि बेरोज़गारी को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। मेरे दौर में मैंने जब मैं चीफ मिनिस्टर मैंने 25,000 नौकरियाँ दिया, रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें 2 डिपार्टमेंट ऐसे थे, NAPWD और पावर और वर्क्स। उसमें जो कंटेक्ट पर जो थे 4,448, एक में 7,000, उनको मैंने रेगुलर किया। उसके अलावा मैंने 15,000 नौकरियां दी। 15,000, इससे पहले जो 60 साल में इतना नौकरियां नहीं हुआ। मेरे दौर में जो नौकरियां मतलब दिया है, इसलिए नौकरी देने की वजह यही था कि वहाँ आपको पता है यहाँ पाकिस्तान की तरह दूसरे की तरफ कोई वो प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं है, वहाँ तो सिंपल यही सरकारी नौकरी है। और हमारे दौर में आपको बता दूँ हर वक्त हमने मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाया हर साल, और पुलिस को तो 100% मैंने बढ़ाया। मैं आपको एक बात बता दूँ, इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस में कोई शहीद ही नहीं होता था। उनको पता था शहीद होने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब मैंने पुलिस पैकेज का ऐलान किया, उनको 100% वो किया। जिस दिन मैंने ऐलान किया उसके दूसरे दिन हमारा गिजर में एक हवलदार उसमें शहीद हो गए। पहला चेक हमने उनको दे दिया, तो लोगों को पता चल गया यार अगर हम शहीद हो जाए तो हमारे बच्चों को रिलीफ मिलेगा, बच्चों को नौकरी। इस वक्त जो सबसे जो देखें नहीं, ये रोड भी बनना चाहिए सब कुछ, लेकिन इस वक्त जो चैलेंज है बेरोजगारी का है। अगर ये बेरोजगारी को कम नहीं कर सकेगा, मैं नहीं समझता। अच्छा, बेरोजगारी का खात्मा गिलगित बल्तिस्तान भी और पूरे पाकिस्तान भी किस तरह से किया जा सकता है? नहीं देखिए जी, अभी आप देखें ना, अभी ये लोग इन्होंने चलो अपना वादा जो किया है उस पर तो पूरा उतरे ना। ये वादा मैंने तो नहीं किया, उन्होंने कहा था कि हम इतने लाख मुलाजमतें देंगे, इतने लाख। बाद में कहते हैं जी आप मुर्गी उसको परवाइज करो, बकरी पर, वो तो वैसे भी जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास होता ही है। जब तक ये अपने वादे पर कायम नहीं रहेगा, मैं नहीं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत कामयाब। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त अगर बात करें, टूरिज़्म के हवाले से कुछ पॉलिसीज़ हमेशा से आपकी गवर्नमेंट ने भी बनाई होंगी, आपने बनाई होंगी, फिर नून लीग ने भी बनाई। टूरिज़्म कोविड की वजह से कितना इफेक्ट हुआ है? बहुत इफेक्ट हुआ। अभी देखें ना जी, जब ये सीज़न शुरू हुआ, अभी फिर मतलब कहा जी टूरिस्ट जो आएंगे वो अपना टेस्ट लेके आएंगे, तो उस पर लोग नहीं जाएंगे वहाँ। एक वो कम्युनिकेशन गैप है अभी।
खैर गिलगित हंजे तक तो ठीक है मिसाल, लेकिन ये अस्तोर हुआ, स्कर्दू का जुगलोड़ रोड जो बन रहा है, उसकी वजह से मेरे जहाँ तक टूरिस्ट बहुत कम आएंगे, क्योंकि आए दिन हर हफ्ते के बाद रोड ब्लॉक होना, ये क्योंकि जिस मेयार से इसको बनाना था वो अब नहीं बन रहा है। उसमें मेरे दौर में इसके जो नक्शा था उसमें 8 टनल थे, दूसरे भी चीज़ थे, और इस वक्त FW वाले NHA ने उनको दिया है, तो वो उस मेयार पर रोड नहीं बन रहा है जिस मेयार पर बनना चाहिए। अच्छा, क्या पॉलिसीज़ आप क्या कहते हैं क्या होनी चाहिए टूरिज़्म को स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, तो क्या पॉलिसीज़ हों तो टूरिज़्म को डेवलप मज़ीद किया जा सकता है? देखिए सर, एक तो मैंने कहा कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होना चाहिए। एक टूरिस्ट मतलब खुसूसन बाहर से जो आते हैं, हमारे तरह के लोग नहीं चलो यार 10 दिन और सही, ऐसे नहीं, वहाँ जो आते हैं ना वो टाइम के साथ आता है। अगर उस टाइम पे इतना ही वो खर्चा लेके आता है, उस टाइम पे वो स्कर्दू जाके, हंजे जाके, या रामा में जाके, या गिज़ फंडर में जाके वापस आने तक अगर उनको कम्युनिकेशन गैप हाइल होगा तो कोई नहीं आएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन गैप सिर्फ देखने जी रोड ठीक होना चाहिए। अब गिलगित स्कर्दू रोड मुझे नहीं लगता अगले साल भी शायद बने आखिर तक, या 2 साल और लगे, तब जाके लोग आएंगे। दूसरी बात सुनने में आया है, अगर ये सही है, हमारे दौर में मैंने एक पॉलिसी वो किया था, उस पर अभी उसी को उन्होंने फॉलो किया। मैंने ये कहा था कि काशगर से एक फ़्लाइट स्कर्दू आया, स्कर्दू से इस्लामाबाद, इसको इंटरनेशनल बनाया जाए। लेकिन पिछले दफ़ा इन्होंने एक ऐलान किया है कि जून में गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करेंगे। अगर वो करेंगे तो लोग कराची से बाहर से अगर फ़्लाइट आएंगे तो फिर उनके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की सियासत और गिलगित बल्तिस्तान की सियासत वही सिनेरियो होता है सियासी तौर पर? गिलगित में भी जमातों के दरमियान जो हम देखते हैं कि वफाक में इख्तलाफात हैं, सारे इख्तलाफात वैसे ही चल रहे होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में सियासी तौर पर सिनेरियो कुछ मुख्तलिफ होता है? वहाँ वो अभी नया है तो इतना नहीं है जिस तरह आपके इधर है। मैं आपको एक खूबसूरत बात बता दूँ, यहाँ मतलब नैब ने इंक्वायरी शुरू किया, मिसाल मेरे पर शुरू किया है, अभी उसके बाद हाफिज़ पर भी शुरू करने का वो क्या, जबकि आपके पाकिस्तान में जो सूबे है उसमें तो इतने साबिक वज़ीर आला है, इनको कोई नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इंक्वायरी करें, उससे कोई हमें परेशानी नहीं है, उनका हक बनता है, लेकिन दोनों आंखों से दाएं बाएं भी देखें। ठीक है ना जी, वो छोटा सा इलाका है, या तो हम लोगों ने कोई करप्शन किया है, या हमने कोई सरकार के लिए कोई नुकसान किया है, या वहाँ इदारे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो यहाँ का जो सूरत हाल है ना जी, अब यहाँ का जो अभी शेख रशीद जो हाईवे बनाना चाहते हैं पिंडी से, उसका पता नहीं 31 अरब है। तो हमें तो वहाँ इतने तो हमारा बजट नहीं होता है, आधा तनख्वाह में चला जाता है, आधा मतलब तरक्याती उसमें जा रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ और वहाँ की सियासत में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हम भाइयों की तरह रहते हैं। अभी आप देखें ना, इलाके के मफाद के लिए हम सब एक पेज पे रहा, PTI, नून, फैज़ुर रहमान ग्रुप और पीपल्स पार्टी एक पेज पर है। अपने इलाके के लिए हम एक है, लेकिन हमारा सोच अलग हो सकता है, लेकिन इलाके के अगर अच्छा काम अभी PTI करेंगे, हम उस पर तनकीद नहीं करें, अच्छे को अच्छा कहेंगे, बुरे को बुरा कहेंगे। अच्छा, वफाक और गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत है उसके दरमियान ऑल्दो एक ही जमात होती है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप बहुत रहता है। हमेशा से कहा जाता है जी वफाक में इस बात को बात करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ के मिनिस्टर्स यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। पहले भी ऐसा होता था पाकिस्तान? नहीं होता था। मैं आपको बात बताऊं, एक वक्त ऐसा था कि उमूर कश्मीर के जो दफ्तर है उसकी गलियों में हमारे बड़े बड़े अफसर 20 ग्रेड के 18 ग्रेड 19, वो अपने पोस्टिंग के लिए इन गलियों में खड़ा होता था बेचारे। इतने हम भी देखते थे तो हमें बड़ा तकलीफ़ होता था, एक सेक्शन अफसर हमें रगड़ा देता था। लेकिन ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाए, वो तमाम इख्तियारात गिलगित बल्तिस्तान में शिफ्ट हुआ है। अब आप यकीन करें, जो लोग DSP रिटायर होना था या एक्सन रिटायर होना, तो वो लोग चीफ तक बन गए। इसलिए बनेंगे, उनको हमने मौके पैदा किए। अब अल्लाह के फल से पोस्टिंग का जितने भी तरक्याती वो सब चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान को होने के बाद अभी आप देखें उमूर कश्मीर के दफ्तर में कोई गिलगित बल्तिस्तान के लोग नज़र नहीं आएंगे। ये एक बड़ा तब्दीली है। ठीक है ना। फिर वज़ीर जो है ना अपने हैसियत से ज़्यादा बात करके आ जाता है। अब आप किसी दिन मैं आपको रिटर्न में सब लेके आऊँगा इलेक्शन में क्या क्या ऐलानात हुआ, जो वज़ीर-ए-आज़म ऐलानात करके नहीं कर सकता है।
ठीक है तो जी। ये जो फिर बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं बुनियादी तौर पे यही गले की हड्डी बन जाते हैं। वो तो बनेंगे। अभी देखो मैंने आपको एक छोटा सा मिसाल दिया, एक उस वजीर को ये भी पता नहीं था, एक जगह पर एंटर कॉलेज है, उसने 4 डिग्री कॉलेज का ऐलान किया। वहाँ 4 डिग्री कॉलेज के लिए तो स्टूडेंट भी चाहिए ना। देखो ना, यहाँ से पहले तो प्राइमरी स्कूल के बाद मिडिल, फिर हाई स्कूल, फिर एंटर कॉलेज, फिर डिग्री कॉलेज। अब हमारे स्कर्दू पूरा बल्तिस्तान रीजन में 2 डिग्री कॉलेज है, एक खवातीन का और एक उसका। और ये जो कॉलेज बनाया, ये मैं जब PSF का सदर था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कॉलेज का विजिट करा के बनाया था। और गिलगित में भी इसी तरह एक। तो इन्होंने आंखें बंद करके जो बातें की, इनके गले पड़ जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। एजुकेशन सेक्टर को किन किन मसाइल का सामना है गिलगित बल्तिस्तान? अभी अल्लाह का करम है, हमारे वहाँ लोग पहले एक ज़माना होता था कि नौकरियाँ बहुत थी, पढ़े लिखे लोग नहीं होता था। भुट्टो साहब के दौर में इतने नौकरियाँ आए, और उस चीफ सेक्रेटरी को, उस वक्त चीफ सेक्रेटरी था या रेजिडेंट कहता था, उसको 2 इख्तियार थे, एक अपॉइंटमेंट का, एक मतलब पोस्ट की करेक्शन का। तो अगर वो पूछता था इधर पोस्ट है, तो वो पहले करेक्शन का ऑर्डर करता था, उसके बाद उसको लगाता था। मैं खुद डायरेक्ट DSP भर्ती हुआ था, लेकिन मैंने वो जॉब नहीं किया। तो उस वक़्त ये था कि आप यकीन करें कि इतने जॉब थे, लोग इतने नहीं थे। लेकिन अभी लोग इतने हैं, इतना जॉब नहीं है। अभी तो ये डिग्रियां सुन के हम खुद परेशान होते हैं, यार क्या क्या डिग्रियां, उसके मुताबिक जॉब नहीं है। हमारे वहाँ एक मिसाल है कि रिटायर एक सूबेदार ने रोड कोहली के लिए रोड कोहली के इंस्पेक्टर के लिए उन्हें दरख्वास्त दिया, तो वो पुलिस में इंस्पेक्टर लगा। इतना मतलब भुट्टो साहब ने इतने नौकरियाँ दी जिसको। अभी हमारे हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में, अल्लाह हिफ़ाज़, आप CSS हो, जो भी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, उसमें अगर आपको 100 लोग मिलेंगे बेरोज़गार है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद हेल्थ सेक्टर की भी बात करेंगे, कुछ CPEC के हवाले से भी बात करेंगे और तवानाई के मंसूबों के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। शाह साहब, ब्रेक से पहले हम लोग तालीमी निज़ाम के हवाले से बात कर रहे थे। हेल्थ सेक्टर को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? जिस तरह से कोविड की वजह से पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा फ्रजाइल हो गया, बहुत सारे लूप होल्स थे जो खुलकर सामने आ गए। गिलगित बल्तिस्तान में क्या सिचुएशन? सर, वहाँ अल्लाह का करम है, अभी 0 है वहाँ। तो अब गिलगित बल्तिस्तान 0 पे चला गया, वहाँ अब कोई वो नहीं है। लेकिन वसाइल ना होते हुए हमारे जो डॉक्टरों ने अपना खदमात इंजाम दिया, उससे ये हुआ कि बहुत जल्द काबू हो गए। तो मैं उन डॉक्टरों को सलाम पेश कर। उसमें हमारे 2 डॉक्टर भी, इसी एक कंप्यूटर था, एक डॉक्टर तो शहीद हुआ, उनको एजाज़ भी मिला है, सराहती अवार्ड्स भी मिला है। लेकिन हमारे वहाँ जो डॉक्टर साहिबान थे, अपने वो साथ में रह के काफ़ी कुछ इन्होंने उसको कंट्रोल किया। लेकिन आपको पता है कि 2 सेक्टर ऐसे हैं, 3 सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ और ये जो टूरिज़म का, इसमें हमारे वहाँ काम करने की ज़रूरत है। अब आप देखें, वहीं जो अस्पताल, पुराने अस्पताल थे वही है, उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में मतलब हमारे वज़ीर आला ने एक स्कर्दू में एक 250 बेड अस्पताल का फ़िलहाल इफ्तिताह किया है, लेकिन पता नहीं कब तक इसको बनेंगे। और मैं आपको बताऊं, एक मारफी फाउंडेशन है जो वहाँ वो फलाई काम करता है गिलगित बल्तिस्तान में। उनको मेरे दौर में मैंने 50 कनाल ज़मीन एक लीज पे दिया था, अस्पताल बनाया। अब वो अस्पताल भी बनेंगे, और अगर वो अस्पताल बनने के बाद हमारे बहुत सारे जो मरीज़ है, गरीब है, जो अप्रोच नहीं कर सकते, ना इस्लामाबाद आ सकते, वो उसको अपने घर में इलाज मुआवजा मिलेगा। इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना होने की वजह से ये भी क्या हाइल होता है हेल्थ सिस्टम के दौरान, हॉस्पिटल्स तक मरीजों को लेकर जाना? नहीं, तो खैर अभी तो ऐसा नहीं है। मेरे दौर में हमने तमाम अस्पताल को हमने एम्बुलेंस दिया, ठीक है ना जी। है वो मसाइल है, लेकिन अभी प्राइवेट डॉक्टर भी काम शुरू करने लगा है। लेकिन
प्राइवेट डॉक्टर का काम कोई मसले का हल नहीं है। गरीब कब तक प्राइवेट उनमें जाएंगे। लेकिन अभी मेरे दौर में आप यकीन करें, वहाँ सीट स्कैन करने के लिए इस्लामाबाद या पिंडी आते थे, तो उस वक्त लेटेस्ट मैंने 2-3 मशीन लाए थे। एक हमारे 3 डिवीज़न हैं, गिलगित, दयामीर, अस्तौर और स्कर्दू। तो इन 3 अस्पतालों में मैंने सीटी स्कैन मशीन मंगवा के दिया था, जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचा। तो इसमें मज़ीद इस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपके दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कौन से मंसूबे शुरू किए गए, वो मुकम्मल हो गए? उसके बाद नून लीग ने भी उन मंसूबों को ख़त्म कर दिया या उसी तरह से चल? नहीं, देखिए जी, मैं आपको बता दूँ ना, हमारे वहाँ ज़्यादातर मेरे दौर में, मैंने आपको कहा ना, हम तो स्ट्रक्चर बनाने में लगा, क्योंकि बेस को हमने मजबूत किया। वो बनेगा ना, देखा ना जी, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा 11 22 वहाँ गिलगित में है। तो हमने वो तमाम स्ट्रक्चर बनाया और आज अल्लाह का फजल है कि डॉक्टर जो है ना अपने आप को सेफ समझते हैं। पहले इनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता था, पुलिस का नहीं होता था। अब एजुकेशन में पहले 16 ग्रेड से अभी तो 19 20 ग्रेड में लोग गए। तो हमने फोकस किया था इनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बुनियादी चीज़ ये। अब मेडिकल में भी, एजुकेशन में भी और हेल्थ और उसमें हमने ऐसे स्ट्रक्चर, अब किसी डॉक्टर के साथ कोई ज़्यादती वो नहीं होता है। एक दफ़ा मैं आप बताऊँ, 200 कुछ डॉक्टर थे, उनमें शामिलियत है, वो फारिग हो रहा था, लेकिन मैंने अपने असर रसूख इस्तेमाल करके एक दफ़ा मैंने उनको रिलीफ दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर अभी हमारे हर तहसील में मतलब मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है। अच्छा, तवानाई के मंसूबों की अगर बात करें तो तवानाई के मंसूबों का आगाज़ किया जाता है, लेकिन कहते हैं कि उस तरह से रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिजली के तरसीली निज़ाम को कितना बेहतर बनाने की ज़रूरत? देखिए जी, जब मैं आया था तो उस वक्त बिजली का निज़ाम बहुत था, फिर हमने कोई 120 मेगावाट बिजली पैदा किया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने दौर में, क्योंकि मेरा 2.5 साल दौर पीपल्स पार्टी का रहा, वहाँ भी मैं रोता रहा, मैं चिल्लाता रहा, जी आप इस तरह करें। गिलगित बल्तिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक 60,000 मेगावाट बिजली पैदा किया जा सकता है, 60,000। तो मैंने कहा जी आप हमें और कुछ ना दे दें, इस पर आप काम करें, ताकि वो बिजली फिर ग्रिड, नेशनल ग्रिड में जाएंगे। जाने के बाद आपके पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों में बिजली, अभी हमारे वहाँ 5 रुपये यूनिट है, यहाँ पता नहीं 23 रुपये है या 32 रुपये ऐसे है। तो इस यूनिट पे मतलब काम नहीं किया गया। और नून लीग के उसमें भी ये हुआ। अब अभी दयामीर बादशाह डैम ये हमने बनाया, हमारे दौर में हमने उनको मुआवजा दिया, मैंने ख़ुद दिया। और मैंने जब वहाँ मुआवजा दिया तो हमारे वफाक में जो फेडरल मिनिस्टर वो बड़ा नाराज़ होता था, जी आपने इनका इतना रेट रखा है। तो मैंने कहा जी आप फिर कालाबाग डैम बनाओ। देखें नहीं, डैम की ज़रूरत तो है, लेकिन पाकिस्तान डैम बनाने नहीं जा रहा है। आप देखें ना, जो पहले तरबिला या मंगला या जो कुछ है बनाया हुआ है, नहीं तो ये अब तीसरा आपका डैम बन रहा है पानी का, वो दयामीर में बन रहा है, दयामीर बादशाह का। तो मैं अब भी यही मतलब PTI को भी चाहिए, जो भी हुकूमत आए और हमें भी मौका मिले, अगर नेक्स्ट उसमें मौका मिला तो हमारा प्रायोरिटी होगा ये बिजली होगा तो सब खुद कफील होगा। उसमें मतलब लोग वो लगाएंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, मिल्स लगाएंगे, लेकिन जब बिजली ही नहीं तो लोग वहाँ क्यों आएंगे? अच्छा, वहाँ पर ऐसा है जिस तरह से होता है कि वहाँ पर भी मंसूबे सियासत की नज़र हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? सर इसमें पूरा मैं इस चीज़ का बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। मिसाल मैंने अगर कोई अच्छा काम किया था या उसको जारी रखा था तो नून लीग को चाहे था उसको वो करे, लेकिन आप वो छोटा सा इलाका, यहाँ पाकिस्तान में भी आप देखें बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स आप देखें, उसको ख़त्म करने के लिए कितना ज़्यादा, जबकि वो एक अच्छा मतलब ग्रास रूट तक लोगों को वो कर। तो इसमें क्या हुआ, जब इसने हमारे स्कीमें बंद कर दिया जो हमने रखे थे, उसमें स्कूल थे, अस्पताल थे, सब कुछ, आज PTI ने उसके तमाम स्कीम को डिलीट कर दिया। तो ये अगर सिलसिला रहे तो गिलगित बल्तिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वहाँ के लोगों के पास स्किल्स की भी कमी है, वहाँ के लोगों को अगर खुद मुख्तार बना दिया जाए, वो खुद से अपना रोजगार बना सके, ऐसे कौन से मौके हैं जिनके इसके लिए मैंने आपको कहा ना, मेन पावर है। पावर अगर बनेगा, अभी आप देखें लोग, हमारे लोग अपने वो करते। और खुशी की बात यह है हमारे वहाँ मांगने वाला बेकारी अब तक नहीं है, लोकल बेकारी कोई नहीं है। हर गरीब से अमीर कुछ छत ज़रूर है, ठीक है ना जी, लेकिन वो इसलिए छत है वो सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अब हम खुद भी सादगी से वक्त गुजारते हैं। तो एक दफ़ा जब हमारे वहाँ सैलाब आए तो एक चैनल ने मुझे कहा, तो मैंने कहा जी हमारे लोग इसलिए परेशान नहीं है, हमने बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं खाने हैं, हमारे घर में जो पहले है वो अब भी मौजूद है हमने। लेकिन मेन चीज़ लोगों को आगे लाने के लिए
ये क्या कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत है, और वहाँ बिजली पैदा हुआ तो लोग अपने बिसात के मुताबिक फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। तो उस जब फैक्ट्री एक लगेगा तो उसमें 50-60 मुलाजिम आएंगे तो बेरोज़गारी भी ख़त्म होगा। और वहाँ अभी आप देखें मिसाल गिलगित बल्तिस्तान में सबसे अहम एक सीमेंट फैक्ट्री की ज़रूरत है, वरना ये जो सीमेंट यहाँ से 250 या 300 गए वहाँ हमारे सियाचिन महाज पे पहुँच के वो 1200 का होता है, जिसका फिर वो शार्ट सीज़न भी है हमारा इलाके में, शार्ट सीज़न में काम नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत सारे स्कीम जो है ना इस तरह हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी के खात्मे के लिए आप क्या समझते हैं वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की ज़रूरत है या इस तरह के कुछ सर मैंने आपको कहा ना जी वहाँ प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत है, फूड प्रोसेसिंग बहुत सारे मौके हैं, लेकिन उन मौक़ों के लिए बिजली की ज़रूरत है। सी पैक के हवाले से बड़ी बात की जाती है जी, सी पैक का गिलगित बल्तिस्तान को भी फ़ायदा होगा, अभी तो कोई फ़ायदा हुआ है या आगे होगा? वो जो सी पैक के लिए जो ट्रकें आते हैं ना उसका धुआं ही हमें मिल रहा है, और तो अभी तक कुछ नहीं मिला है, वरना तो पराठी पर हमें मिलना चाहिए और बलूचिस्तान को मिलना चाहिए था, लेकिन नून लीग के हुकूमत ने क्या किया उसको पंजाब में शिफ्ट कर दिया तमाम, जबकि पंजाब तो तीसरे नंबर पर था। ये मेन जो था ना जी, सब ज़्यादा रूट तो हमारा इस्तेमाल होता है, गिलगित बल्तिस्तान का रूट इस्तेमाल और खंजराब के लिए ये क्या कहते हैं अपना वो क्या कहते हैं जो गवादर को लिंक जो है ना ये सी पैक है, तो उससे फ़ायदा अभी तक तो हमें हुआ नहीं है, होना तो चाहिए। अच्छा, स्कर्दू की अगर हम बात करें तो स्कर्दू में तहज़ीब बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन अब आजकल जिस तरह के हालात हैं, नारे लगाए जाते हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? सर देखिए मैं मेरा सियासत में 40-45 साल हुआ, हमने वो इस तरह की सियासत किया है नहीं कि किसी के लिए वो करे, लेकिन बदकिस्मती है हमारा तहज़ीब को भी ख़त्म। अब तहज़ीब में क्या, अभी हमारी शादियों का रस्म अपना होता था, मिसाल वहाँ 2 किस्म की शादी है, एक बल्ती रस्म, एक कश्मीरी रस्म। तो कश्मीरी रस्म में दूल्हा की तरफ से बाराती जाता था, बल्ती रस्म में दुल्हन की तरफ से बाराती जाते हैं, लेकिन पहले तो उसी रस्म में होता था, अब पंजाबी भी मिक्स हो गया, इवन इंडिया का भी वो कल्चर मिक्स हो गया। तो आहिस्ता पिछले दफ़ा देखिए जी हमारा नारोज़, ये नारोज़ बहुत सारे इलाकों में शान तरीके से मनाते थे, इस दफ़ा भी बड़ा अच्छा, लेकिन उसमें ये है कि उस कल्चर को आप एक्स्ट्रा की तरफ ले जाए कि लड़कियों को डांस कराए, ये हमारे कल्चर में शामिल नहीं है, ठीक है ना जी। इसलिए लोग, फिर दूसरी बात हमारा वहाँ मेरा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से हो, लेकिन मैं किसी आलिम के ख़िलाफ़ बात नहीं करता हूँ, इसलिए कि हमारे वहाँ उलमा के बड़ा इज़्ज़त है, उनका एहतराम करता है। लेकिन हाल ही में कुछ नासमझ लोगों ने हमारे वहाँ उलमा को मुल्ला कहा, जिसकी वजह से हमारे लोगों में बहुत ही गम और गुस्सा है। तो हमें चाहिए जब हम बात करें तो सोच समझ के बात करें। एक चीज़ होता है, मतलब कोई उलमा का है तो आपको खुद जाके उनसे मिलना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए जी आपका ये तरीक़ा ठीक नहीं है, लेकिन ओपनली आप बयान दे दें। और पहली बार हमारे वहाँ एक वकील है, सफ़ीर अब्बास साहब है, क्या उसने बड़े उलमाओं को उसने नोटिस भेजा जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं। और हमारा कल्चर ये नहीं है कि आप फाशाही पर है, आपका कल्चर है पोलो ग्राउंड तक होता है, पोलो ग्राउंड में आप पोलो खेलते हैं, नेज़ेबाजी करते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं, हॉकी होते हैं, फिर उसमें चरागा मारा होते हैं, अंडे लड़ाना होता है, ये हमारा कल्चर है। जबकि नारोज़ में हर एक घर में जाते तो बच्चों को अंडे का तोहफ़ा देते हैं, बाकी ईदों में पैसे देते, तो नारोज़ में हर बच्चे जो भी आएगा उनको अंडा देते हैं, वो अंडा लड़ाते हैं। तो ये एक कल्चर है, उससे तो हमारे कल्चर पर कोई वो नहीं है, लेकिन वो कल्चर है कि आप उसको ख़वातीन के डांस तक ले जाएगा, तो ख़वातीन डांस का कल्चर हमारे गिलगित बल्तिस्तान में। अच्छा शाह साहब, अपनी सकाफ़त को, अपनी तहज़ीब को सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की बात ना करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें, किस तरह से ज़िंदा रखा जा सकता है? देखिए जी, कल्चर को छोड़ना ही, मैं समझता हूँ कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए। कल्चर एक पहचान होता है, अभी पंजाब की पहचान भी कल्चर में है, सिंध की है, हर जगह की अपनी कल्चर होता है, ठीक है ना जी। लेकिन और जाना और है, देखें जी, अभी मिसाल हमारे कल्चर में अब गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन नहीं था कि किसी मतलब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हमारे ख़वातीन को, मतलब जो स्टूडेंट हैं उनको
इनका कोई डांस वांस वहाँ बच्चों का होता था, हमारे दौर में बच्चों का होता था, और उलमा भी इस चीज़ को मतलब नहीं समझते थे, क्योंकि स्कूल लेवल पर होता था, क्योंकि स्कूल लेवल में आपको पता है ना 10 साल 12 साल 8 साल। लेकिन इस दफ़ा जो हमारा कल्चर, अब मैं आपको एक खूबसूरत बात बता दूं, अब हमारा वहाँ मुर्दाबाद लगाना कल्चर का हिस्सा बन गया। अब ये जो हमारा वज़ीर आला वहाँ आए तो वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो मैं कहता हूँ वो बेचारा अभी आके 3 महीना है, अब उसकी अच्छाई और बुराई का अभी पता नहीं है, अब हर एक को मुर्दाबाद करना, तो ये मुर्दाबाद भी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं। हाँ ठीक है, अगर बहुत ही जुल्म हो, ज्यादती हो, कोई वो करता है, मिसाल ऐसे मौक़ों पे हुकूमत को करते हैं, हुकूमत को मतलब नारा लगाने से, लेकिन सोचना चाहिए। अब ये वज़ीर आला 3 महीने में 4 महीना हो गए, पहली बार स्कर्दू आया था और स्कर्दू में मतलब उनके खिलाफ वो लगाया, जिसकी मैंने अखबार में भी मजम्मत किया और आपके उस पर भी, क्योंकि ये कल्चर का हिस्सा नहीं है। तहजीब बल्तिस्तान देखो ना, अदब बल्तिस्तान के नाम से मशहूर है। अब उस अदब का एहतराम उलमा को भी करना चाहिए, सियासी लोगों को भी करना चाहिए, आवाम को भी करना चाहिए। ये अगर हम करेंगे तो हमारा, लेकिन मैं समझता हूँ स्कर्दू के खिलाफ कोई बहुत बड़ा साजिश हो रहा है, वरना कोई तुक ही नहीं था कि उस नारे का। तो इस अदब को मैं यही कहूँगा, हमारे उलमाओं को भी चाहिए कि फराब दिली। हाँ मैंने पहले कहा ना, हमारा अंडे लड़ाना, उनमें कोई आज तक पोलो खेलते वहाँ पोलो का डांस होता है, कोई उलमा ने आज तक वक्त खत्म हो गया है। मुझे आपकी पॉइंट बिल्कुल समझ आ गया, अपनी तहजीब को जिंदा रखना ज़रूरी है, और तहजीब जिंदा रहेगी तो फिर खत्ता भी तरक्की करता है, मुल्क भी तरक्की करता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।